स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये बजट स्पेशल शो और इस शो में हम करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर खास फोकस। सरकार ने बजट हाउसिंग को लेकर या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बजट में कोई खास ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे आगे चलकर प्रॉपर्टी मार्केट में नई जान आ सकती है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में हमने देखा कि इंफ्रा को पुश करने के लिए सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए और हो सकता है कि उसका बेनिफिट हम रियल एस्टेट सेक्टर को मिलते हुए देखें। रीट को लेकर यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है और वो भी एक बड़ा नीतिगत फैसला भी माना जा रहा है सरकार की ओर से। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह बजट कैसा रहा? क्या सेक्टर की उम्मीदें पूरी हुई? सेक्टर में यहां से हम कितनी रौनक देखेंगे? क्योंकि अगर हम पिछले 1.5 साल की बात करें तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, एक धीमापन वाला फेज हम देख रहे हैं। क्या ये बजट ग्रोथ को फिर से पटरी पर वापस लेकर आएगा? यही होगा बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और इस खास शो में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो मेहमान। गुलाम जिया हैं हमारे साथ नाइट फ्रैंक इंडिया से और डॉक्टर प्रशांत ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एनारॉक ग्रुप से। प्रशांत जी और गुलाम जिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम चलेंगे प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, कैसा लगा सर? पहले तो प्रतिक्रिया आपसे हम लेंगे बजट को लेकर। देखिए, हमेशा हम सुनना चाहते हैं कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े ऐलान करे, कुछ पुश दे। इस बार वो चीजें मिसिंग थी, लेकिन क्या ऐसी चीजें आपको दिखाई दी जिससे लगता हो कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री को एक सपोर्ट मिलता रहेगा? देखिए, रियल एस्टेट को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और मेरे ख्याल से हमेशा बहुत उम्मीद हम ज्यादा करते हैं। अफोर्डेबल को लेके काफी उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद बजट डेफिनेशन बढ़ाया जाएगा, पर ऐसा कुछ रहा नहीं, तो थोड़ी वो निराशा की बात रही। लेकिन अगर आप बजट के फाइनल प्रिंट्स को देखें तो ये एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, जो कि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक फंडामेंटल जिसको हम बोलते हैं वो उसने नींव रखने की कोशिश करी। और ये आप देखें, साल दर साल बजट उसी दिशा में बढ़ रहा है। चंद अगर चीजों पे अगर आप ध्यान दे दीजिए जिससे साफ आगे आने वाले समय में आप देखेंगे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जैसे कि 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स आउटले है, जो कि पिछले साल से 9% ज्यादा है। फिर अगर आप ये देखें, गवर्नमेंट ने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में स्पेशल इकोनॉमिक कमर्शियल जोन आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करने की उन्होंने बात करी है। और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि बाहर की कंपनी जो कि क्लाउड सर्विसेज अपने इंडिया के डेटा सेंटर के थ्रू देंगे, उनको 2047 तक टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखेंगे इन सब चीजों में निवेश काफी आएगा। हाँ, ये है कि कुछ डायरेक्ट बेनिफिट हमें दिख नहीं रहा हो ऊपरी तौर पे, पर अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, टीयर 2 सिटी में ग्रोथ की बात, और जितना जोर अगर आप देखें एमएसएमईज और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि लेबर इंटेंसिव वर्क है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। उससे मुझे लगता है कि जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ इनकम ग्रुप जो कि काफी स्ट्रगल कर रहा था कोविड के बाद से ही, मुझे लगता है उनको सपोर्ट मिलेगा। और जो सेक्टर टैरिफ टैंट्रम की वजह से हिट हुए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे लेबर इंटेंसिव एमएसएमई सेक्टर्स हो, उस पर काफी ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान दीजिएगा तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे कि सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के एआई के दौर में। उसके ऊपर एक सेमीकंडक्टर पार्क और उसके लिए काफी अच्छा बजट लेआउट किया गया है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव बजट है। हालांकि इनडायरेक्टली बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट अगर हम जैसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि अफोर्डेबल बिल्कुल बिल्कुल हाउसिंग के ऊपर कुछ जी जी होगा, ऐसा चलिए कुछ ठीक है। नहीं। तो उन उम्मीदों पे भी आएंगे कि आखिर आपकी उम्मीदें क्या थीं और इस बजट को लेकर किन किन चीजों पर आपका फोकस था जो लगता है फुलफिल नहीं हुआ। इस बीच मुझे खुशी हो रही है, हमारे साथ गुलाम जिया साहब जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल पार्टनर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिसर्च एडवाइजरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यूएशन, नाइट फ्रैंक इंडिया से। गुलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो मेरे सवाल में दो हिस्से हैं। पहला तो ये बताइए कि इस बजट में पॉजिटिव आपको क्या लगता है और इस बजट में अधूरा क्या रह गया जो आप चाहते थे कि पूरा होना चाहिए था? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके इस स्टेज पर आमंत्रण करने का। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, पॉजिटिव्स अगर मैं गौर करूं, पॉजिटिव सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि
जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है, जिसमें चाहे वो जो HSR हाई स्पीड रेल्स वगैरह हैं वो हो गया, या वाटरवेज जिससे आपका लॉजिस्टिक्स मूवमेंट में आसानी होगी, फ्रेट कॉरिडोर, एडिशनल फ्रेट कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो रहा है, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ जो टूरिज्म पर फोकस है, तकरीबन 50 ओवरऑल ऑल राउंडेड जो ग्रोथ तैयार की जानी है टूरिज्म को लेकर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सब चीजों पे जो फोकस है, कई सारा जो इनिशिएटिव्स पहली बार लिए गए हैं, बहुत उम्दा है। ये सब तो बेहतरीन साइड है जिस पर मैं हमेशा पहले शुरुआत करना चाहता हूँ। अब आते हैं शॉर्टफॉल्स पर। सबसे बड़ा शॉर्टफॉल तो मेरे लिए लगा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी अफोर्डेबल हाउसिंग को जो एक बिग बैंग देने की जरूरत थी, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में सारे का सारा सप्लाई साइड, सारे डेवलपर, सारा रियल एस्टेट अपर एंड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, मिड टू लोअर एंड पर किसी का ध्यान नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जब आया था तकरीबन 1.25 साल पहले, तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता हुई थी कि इसके चलते अफोर्डेबल हाउसिंग में एक बहुत बड़ा उभार आएगा, नए सप्लाई तैयार होंगी, लेकिन पिछले साल भर में कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि फाइन प्रिंट्स में इस बजट में भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर कुछ सहूलियतें फराहम की गई हैं, लेकिन काफी नहीं है। तो ओवरऑल ये जो एक नाउमीदी थी वो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके हुई, लेकिन जो एक बहुत बड़ी उम्मीद हमेशा से रही है, वो एक कोई ना कोई जो बिग बैंग रियल एस्टेट के लिए अगला बिग बैंग है, वो होगा लैंड रिफॉर्म्स को लेके। पिछली बार भी जो ब्लॉकचेन को और लैंड टाइटलिंग को लेके बहुत छोटा सा एक राशि जो तय की गई थी, लेकिन इस बार उस पर कोई खास गौर नहीं किया गया, अगले साल के लिए रखते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे इस बजट से काफी सहूलत लग रही है, रियल एस्टेट को इनडायरेक्टली काफी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। गुलाम जिया साहब, कहा यह जाता है कि 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, एक तो होम्योपैथी वाली होती है कि लंबे टाइम में असर करेगी, एक होती है एलोपैथी, अच्छा क्विकली उसका असर दिखने लगेगा। तो शायद सरकार ने होम्योपैथिक वाला फार्मूला अपनाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो या फिर CPSE के हम देख रहे हैं कि एसेट्स को रिसाइकिल करने के लिए डेडिकेटेड रीट का प्रस्ताव आया है, डेटा सेंटर के लिए टैक्स हॉलिडे आया है। तो ये तमाम चीज़ें तो आपके सेक्टर के लिए सर फायदेमंद होंगी ही। आप ये रीट वाला जो जो मसला था जिसको लेकर सरकार ने काफ़ी गंभीरता दिखाई है, आप इसको कितना पॉजिटिव मान रहे हैं सर सेक्टर के लिए? है ये जो सेंटर ने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जो सेंटर के एसेट्स हैं उनको इकट्ठा करके उसका रीट बनाया जाए, इस पर काफी अरसे से चर्चा हो रही थी। लेकिन ओवरऑल रीट का मार्केट आज इंडिया में, भारतवर्ष में काफी मैच्योर हो चुका है, और सरकार ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज जो सेल्फ यूटिलाइज कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, उन सबको अगर इकट्ठा करके उसका रीट तैयार करती है, तो मुझे यकीन है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है। उस पर भी इस बार बजट में बात की गई है और काफी सारी हमें फाइन प्रिंट्स पढ़ना बाकी है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और अगर ये सारी सरकारी प्रॉपर्टीज का एक रीट तैयार किया जाता है, तो निवेशकों के लिए भी उस रीट्स में पार्टिसिपेट करना और उसके अपसाइड को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा नया इनिशिएटिव है। बिल्कुल प्रशांत जी, निश्चित तौर पर रीट तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ही। सरकार हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको लेकर भी गंभीर नज़र आ रही है, और डेटा सेंटर में हमने देखा है कि टैक्स हॉलिडे का सरकार ने फैसला किया है। अब डेटा सेंटर का कल्चर तो यहाँ से बढ़ने ही वाला है, ज़रूरतें हमारी जिस तरह से बढ़ेंगी डेटा कंजम्पशन की, तो डेटा सेंटर चाहिए, तो जो रियल एस्टेट वाली कंपनीज हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आगे गंभीर होंगी। आपको लगता है कि एक बड़ा मौका यहाँ से इमर्ज होने वाला है हाउसिंग के अलावा, अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करें और इस तरह की चीजों की जो डेटा सेंटर को सपोर्ट करती हों? देखिए, अगर इस बजट में अगर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैं बोलूंगा इसको थोड़ा लीक से हटकर एनालाइज करने की जरूरत है। आज के डेट में अगर आप देखें, एआई भारत सबसे बड़ा कंजम्पशन सेंटर बना हुआ है, फिर भी हमारे पास एक वैल्यू चेन की बहुत मिसिंग गैप है। सेमीकंडक्टर में हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। हमारा अभी भी वो जो डेटा सेंटर और एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी दूसरों पे डिपेंडेंट है।
और डेटा सेंटर एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि अपने साथ काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट लेकर आता है। आपको पावर की जरूरत पड़ती है, लैंड की जरूरत पड़ती है, आपको काफी उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम है। और जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन की अगर आप बात करें, आज के डेट में हर नेशन के पास अपना एक एक लेवरेज होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल एक लेवरेज है बहुत सारे कंट्रीज के लिए, रेयर अर्थ अगर आप देखें मटेरियल काफी एक लेवरेज होता है। इंडिया मेरे ख्याल से अपनी इस डिपेंडेंसी को, नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये एआई रिलेटेड ग्रोथ होने वाली है। तो सेमीकंडक्टर हो गया, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, उसके ऊपर ध्यान दे रही है। टैलेंट, ह्यूमन कैपिटल तो हमारे पास पहले से काफी अच्छा है। हम आज भी वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स माने जाते हैं। स्टेम ग्रेजुएट हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास स्किल सेट थे, हमारे पास सॉफ्ट स्किल सेट थे और गवर्नमेंट का पूरा फोकस है अब हम कैसे इस एक हार्ड इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर, एआई, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कदम है। भले इसके जो परिणाम है हमें तुरंत ना दिखे, पर आने वाले समय में मुझे लगता है ये काफी ठोस ग्रोथ पाथ की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। गुलाम साहब, अगर हम पिछले तमाम रिफॉर्म्स को देख लें या तमाम बूस्टिंग को देखें इस सेक्टर को लेके जो भी बदलाव हुए हैं और अब जो एक रोड मैप नजर आ रहा है, तो कौन से की एरियाज हैं, कौन से ऐसी डेमोग्राफीज हैं जो कहीं ना कहीं न सिर्फ निवेशकों के लिहाज से बल्कि जो लोग भी अब एक कह सकते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर भी हैं जो इस पूरे प्रॉपर्टी मार्केट में नए नए डायमेंशन तलाश रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं टारगेट करनी चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं दो पहलुओं से देना चाहूंगा। आपने जिक्र किया है फोकस कहां पर किया जाए। इसमें दो चीजें सामने आएंगी। अगर आप एक तरफ रीजन और दूसरी तरफ स्पेशलाइजेशन दोनों का तस्वीर करते हैं, रीजन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी ये हाई स्पीड रेल और आगे चल के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स तैयार हो रहे हैं, जैसा दिल्ली में ऑलरेडी पहला कदम बढ़ाया जा चुका है जो मीरठ से सीपी कनेक्ट कर रहा है और उसको लेके और भी काफी सारा बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है, वैसे ही नेटवर्क और दूसरे जो की सिटीज हैं, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, तो उस तरह का जो हब एंड स्पोक वाला जो आरआरटीएस मॉडल है वो तैयार हो रहा है। तो इन सब के चलते कई सारे ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं जो आज कई सालों से एक तरह से इग्नोर किए गए थे। अब उनको कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के बाद और खास तौर से हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव होने के चलते ये सारे लोकेशंस में ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और मैं अब भी इस बजट के उस प्रावधान की बात नहीं कर रहा जहां पर वो टियर 2 टियर 3 सिटीज की ग्रोथ की डायरेक्टली आज बात कर रहे हैं। मैं फ्यूचर का जिक्र कर रहा हूं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ जो फ्यूचर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा पहलू है एसेट क्लासेस। बिल्कुल, डेटा सेंटर जो आज से शायद 5 साल पहले एक नई करवट के तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन आज वो एक बड़ा जो पौधा था आज वो एक बड़ा पेड़ बन चुका है। दूसरी ओर हमें ऐसे एसेट क्लासेस पे गौर करना है जो आज भी शायद पनप रहे हैं और छोटे से स्केल पर हो। उसमें मैं लोगों का तवज्जो दिलाना चाहूंगा हेल्थ केयर और एजुकेशन की तरफ। पिछले 2 सालों में बहुत ही डिस्क्रीटली गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए जो जो स्टेप्स उठाए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल, हिस्टोरिकली हमारे यहाँ एजुकेशन से ताल्लुक रखती हुई सारी चीजें नॉन प्रॉफिट रहा करती थी। पिछले 2 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं उसके चलते आज ग्लोबली वाकई और ये सारी चीजें टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी अब कहीं ना कहीं बेहतर इंफ्रा और वहां पर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, रिसेप्शन मिल रहा है, उसको भी बहुत हद तक का सपोर्ट कर रही हैं। प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग तो बहुत से डेटा को देखते हैं, वक्त वक्त पे कई सारी रिपोर्ट्स भी हम देखते हैं। अब नए ट्रेंड्स क्या नजर आ, मतलब एक वक्त पे हमने देखा कोवर्किंग स्पेस जो था वो बड़ा अलग तरह से लुभा रहा था। फिर हमने देखा कि गोवा या दक्षिण भारत के कई इलाकों में जो सेकंड होम बायर्स की ट्रेंड्स नजर आए वो भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे। अब इस नए दौर में कौन से ट्रेंड्स हैं जिनको कहीं ना कहीं आगे भुनाया जा सकता है? देखिए, अगर आप बजट के थीम को और सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज को अगर ध्यान से देखें, गवर्नमेंट ग्रेजुअली और कंटिन्यूअसली एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग का एक मिक्स देना चाह रही है।
अगर आप देखें 140 करोड़ आबादी के देश में अगर एक आदमी 3 टाइम खाना खाता है तभी भी आपको 8% ग्रोथ आ ही जाएगा। लेकिन ये 8% ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ कंजम्पशन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देना होगा। इसी की वजह से आप देखिए काफी इंडस्ट्रियल पार्क्स, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, रेजिडेंशियल तो हमेशा से लोगों को अट्रैक्ट करता है इन स्पाइट ऑफ लो रेजिडेंशियल यील्ड, पर मेरे ख्याल से न्यू एसेट क्लास जैसे कि आप देख लीजिए रीट्स हो गए, और जिस तरीके से अगर आप देखें डेटा सेंटर्स उभर कर आ रहे हैं, आप देखें हेल्थ केयर हो गए, सीनियर लिविंग, सेकेंड होम्स, और जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि इस बजट में टेम्पल टाउन्स को डेवलप करने की बात हो रही है, दैट मीन्स आप हेरिटेज टूरिज्म की जो बात कर रहे हैं, टीयर 2 सिटीज को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो आप रेजिडेंशियल में आप टीयर 1 के बाहर भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकते हैं, टीयर 2 टीयर 3। आप ऑल्टरनेट एसेट क्लास अगर देखना चाहे तो मेरे ख्याल से रीट्स, जिस तरीके से जीसीसीज का आना कंट्री में बना रहेगा, आज हम जीसीसी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाते हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल एसेट से हटकर ऑल्टरनेट एसेट क्लास में देखने का समय आ गया है, क्योंकि अब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है। और अगर एज ए इन्वेस्टर आज मैं पोजीशन लेता हूं तो उसका रिजल्ट मुझे 4-5 साल के बाद दिखेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत समय सही है जहां पे आप ऑल्टरनेट एसेट क्लास के ऊपर ध्यान दें, और थोड़ी सी अपने इन्वेस्टमेंट मिक्स में आप बदलाव कर सकते हैं अभी। ठीक है प्रशांत जी, मैं ना आपके ही एक डेटा का मैं जिक्र करूंगा और कुछ और सवाल आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन उसके पहले गुलाम जिया साहब के पास जाऊंगा। गुलाम सर, आप ज़रा ये बताइए कि ये जो सरकार है, अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें बजट में देती है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो क्रेडिट सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में बड़ी कटौती हुई, 125 बेसिस पॉइंट दरें घट गई और थोड़ी सुस्ती आ रही थी डिमांड को लेकर। क्या आपको लगता है कि पिछले, क्योंकि थोड़ा डिलेड इफेक्ट आता है तो 4-6 महीने लग जाते हैं उसमें, क्या पिछले एक क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में आपको ऐसा लगा है कि डिमांड में थोड़ा अपटेक आ रहा है, चीजें थोड़ी सी बेहतर पेस पर आगे बढ़ रही हैं? ये थोड़ा सा इट विल बी अ बिट टू सून। ऐसा अब तक तो हमें ऐसी कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले हैं। पिछले क्वार्टर 2 क्वार्टर से स्टेबिलिटी बिल्कुल है, बरकरार है, लेकिन ग्रोथ डिमांड नंबर्स में या ट्रांजैक्शन नंबर्स में अब तक ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। और चूंकि ये पिछले 3 या 4 साल लगातार जो अपर एंड ऑफ द मार्केट पर, ओनली अपर एंड मार्केट पर फोकस किया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं तो एक लिमिट है और शायद वो लिमिट पहुंच चुका है, इसलिए स्टेबिलिटी है। आगे चल के शायद क्वार्टर्स और 2 क्वार्टर और देखने के बाद हम और कन्विक्शन के साथ कह पाएंगे, लेकिन पिछले कम से कम 2 क्वार्टर में तो ऐसा कोई संकेत, ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा जिससे मार्केट के ग्रोथ की या दोबारा ऊपर की तरफ रुख करने की कोई संकेत मिल रहा है, ऐसा हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है प्रशांत जी, एक जो चैलेंज आ रही है ना कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर जो सरकार की परिभाषा या सरकार की जो सोच है और आजकल के जो बिल्डर्स हैं उनकी सोच में, वो मुझे बड़ा फर्क दिखता है और वो कहीं ना कहीं मिसमैच है। मुझे ये भी लगता है कि शायद ये जो रियल एस्टेट जो प्लेयर्स हैं, जो जिनके नाम हम जानते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर शायद उतने गंभीर भी नहीं है। ये कहा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन डेटा आपका ही है, मैं आपके सामने फिर से रख रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्या चल रहा है रियल्टर्स के मन में। क्योंकि कोविड के बाद में जो टोटल हाउसिंग डिमांड में जो बजट अफोर्डेबल हाउसिंग जो शेयर था वो 38% था, और फिर आप लोग बताते हैं कि 2025 में गिर के 18% रह गया। तो सर क्या रीजन रहे इसके और कितने गंभीर हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सारे के सारे प्लेयर? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा है रियल एस्टेट ग्रोथ जो हमने देखा है कोविड के बाद, जहां पे अपर सेगमेंट ने काफी परफॉर्म किया है एट अ कॉस्ट ऑफ बजट एंड अफोर्डेबल सेगमेंट। और जब ग्रोथ साइकिल पिक हुआ कोविड के बाद, तो प्रेफरेंस वाज टुवर्ड्स थोड़े बड़े घर हो, और जब साइकिल अपटिक हुआ उसी हिसाब से आपके लैंड प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गए। और हुआ ये कि सारे डेवलपर्स ने टॉप सेगमेंट में फोकस करना शुरू किया, क्योंकि डिमांड भी था, मार्जिन भी वहां पे थे, और धीरे धीरे प्राइसेस इतने बढ़ गए कि ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड टेक्निकली प्राइस आउट हो गए मार्केट से। और आज डेवलपर अगर चाहकर भी 45 लाख और उसके नीचे का इन्वेंट्री नहीं ला सकता, बिकॉज उसकी कॉस्टिंग उसके हिसाब से नहीं बैठेगी, क्योंकि उसने लैंड काफी कॉस्टली रेट पे एक्वायर कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है, और
चूंकि ये डेवलपर्स, आपके दूसरे पार्ट ऑफ सवाल है कि डेवलपर्स कितने सीरियस है। मेरे ख्याल से जब तक डेफिनेशन थोड़ा बढ़ाए नहीं जाए, उनके लिए मार्जिन इस छोटे बजट पे बनता नहीं, लुकिंग एट द कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़े हुए हैं। तो देखिए, डिमांड है, पर अभी के सिचुएशन में डेवलपर्स को विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेकर आना बहुत ही मुझे मुश्किल लग रहा है। और ये आई वुड से कि बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ डेफिनेशन बढ़ाकर कुछ तो उनको करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके से हम चीजें देख रहे हैं, आपने देखा होगा वॉल्यूम डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के सहारे मार्केट को एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हैं। आपको एक वॉल्यूम ड्रिवन पार्टिसिपेशन चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है जहां पे आप देखेंगे मार्केट में थोड़ी सुस्ती आई है, और मुझे लगता है कि इसमें इंटरवेंशन की जरूरत जरूरी है। हो सकता है इस बजट में नहीं, शायद नेक्स्ट बजट में आए, पर अफोर्डेबल का कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इंटरवेंशन जरूरी है। सबसे आश्चर्य की बात क्या है, आई हैव टू स्टिल रीड द फाइनल पॉइंट्स। इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो अर्बन हो। हाँ ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को थोड़ा ये विचार करना पड़ेगा कि पहले अभी इनकी जो परिभाषा है कि 45 लाख तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग मानते हैं, अब तो 45 लाख में मतलब शायद ही किसी मतलब टायर 2 सिटीज़ में भी नहीं मिलेगा। अब डिमांड ये थी कि इसको बढ़ा के आप 80-85 लाख कर दीजिए, वो सरकार की तरफ से आया नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो लिमिट है ना, वो क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से टीयर 1 सिटी में अफोर्डेबल के डेफिनेशन 85 लाख होनी चाहिए, और छोटे टीयर 2 टीयर 3 में 65 से 75। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ इस डेफिनेशन के चेंज करने से आपके जो जीएसटी का जो दर है 1% का, उसके दायरे में ये काफी सारे यूनिट्स आ जाएंगे। तब हो सकता है शायद ग्राहक को कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ रिड्यूस जीएसटी की वजह से प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे। पर सिर्फ इससे बात नहीं होने वाली है। देखिए, अगर हम देखें कि क्यों आखिर अफोर्डेबल का डिमांड इतनी तेजी से गिरा, एक कारण यह है कि प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, डेवलपर्स ने अपर एंड सेगमेंट पे फोकस किया। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोअर सेगमेंट, जो एक खरीदार होता है अफोर्डेबल सेगमेंट का, वो एमएसएमई या अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। और आप देखें राइट आफ्टर कोविड, जहां पे आपने देखा होगा अपर सेगमेंट के इनकम में रिवाइवल हुआ, जो लोअर सेगमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, वो काफी स्ट्रगल करता रहा। फिर ये टैरिफ की वजह से जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर थे वो इम्पैक्ट हुए। तो मेरे ख्याल से इस बजट में जो एमएसएमईज, टेक्सटाइल को लेकर जो पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, जो फोकस है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, शायद जो डिस्पोजेबल इनकम इस लोअर इनकम ग्रुप के हाथ में जब आना शुरू हो, तब इस तरीके की उम्मीद सबको यही है। लेकिन यही है कि एक राय तो यही है कि शायद इसका दायरा बढ़ाना होगा। गुलाम साहब, अभी प्रशांत जी धार्मिक टूरिज्म का जिक्र कर रहे थे। आप लोग जिस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से कौन से ऐसे हॉटस्पॉट जो हैं वो आने वाले वक्त में बहुत बेहतर बन सकते हैं, और साथ ही इनमें किस तरह का ट्रेंड दिखेगा? मतलब रुझान आपको ज्यादा कहां दिख रहा है, होटल्स, रेजिडेंशियल्स या कमर्शियल्स की तरफ ज्यादा रुझान? सीधा साधा असर हॉस्पिटैलिटी पर होगा, क्योंकि जो रिलीजियस टूरिज्म का मेन फोकस है वो टिपिकली 1 या 2 दिन के स्टे की बात होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही सीमित है, हार्डली एनी। तो ये जहां पर लोग इस तरह के अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वहां पर हॉस्पिटैलिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद फिर रिटेल। तो ये 2 सेक्टर्स हैं, बट मेजॉरिटी, सबसे बड़ा जो असर है वो सीधा साधा हॉस्पिटैलिटी पर है। चाहे आप अयोध्या का जिक्र कर लें या इस तरह के और भी जो नए डेस्टिनेशंस की नींव डाली गई है, वहां पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हॉस्पिटैलिटी पर ही आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां पर सेकेंड होम के हिसाब से मकान बनाए हैं और बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेकेंड होम के लिए ये कॉन्सेप्ट अब भी इतना तैयार नहीं है। तो ले दे के सबसे बड़ा जो फैक्टर, जो सबसे बड़ा ग्रोथ जिस सेक्टर पर आएगा वो हॉस्पिटैलिटी ही है। बिल्कुल, और तमाम कोशिश हमने यही की कि हर पहलू से एक 360 डिग्री चर्चा आपके सामने लेकर आए। शुक्रिया करेंगे गुलाम ज़िया साहब, इसके साथ ही प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने अमेजिंग इनसाइट्स के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए
रियल एस्टेट सेक्टर को क्या मिला? अभिषेक ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया और हमने हर पहलू को छूने की कोशिश की, लेकिन एक्शन जो है वो ईटी नाउ स्वदेश पर बजट को लेकर जारी रहेगा। इस छोटे से ब्रेक के बाद कंज्यूमर बेनिफिट्स पर हम एक खास शो लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Thank you.